हे गाइस, वेलकम टू स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए NCERT पॉलिटी क्लास 11 से। देखिए यहाँ पर आपकी बुक चल रही है राजनीतिक सिद्धांत। इसी क्रम में आज आपका यहाँ पर अध्याय 5वां है यानी कि अधिकार। तो अधिकारों के बारे में हम यहाँ पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर बात कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न यही उठता है, अधिकार क्या है, यानी वास्तव में जो हमें राइट्स जो दिए गए हैं या राइट्स हमें मिलने चाहिए वो वास्तव में है क्या। तो सबसे बड़ी बात तो हमें ये निकल के आती है कि भाई अधिकार मूल रूप से हकदारी है या फिर हम दावा है जिसका औचित्य सिद्ध हो। औचित्य का मतलब उपयुक्तता, यानी जिसकी उपयुक्तता हो, एक तर्क संगत चीज हो, यानी हम जो चीज मांग रहे हैं उसके पीछे एक लॉजिक हो। क्यों मांग रहे हैं, क्यों हमें ये दावा कर रहे हैं, कुछ तो रीजन होना चाहिए। यानी हम ये दावा करें कि हमें खुली हवा में सांस लेनी है, तो खुली हवा में सांस लेना हमारे लिए क्यों हमारा जो अधिकार है उसका वैलिड रीजन होना चाहिए। वैलिड रीजन यही है कि भाई खुली हवा में हम सांस लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हम स्वस्थ रहेंगे, हम लंबे समय तक दीर्घायु होकर यहाँ पर जीवित रह पाएंगे। और वहीं हवा दूषित होगी, हम बीमार पड़ जाएंगे, हम हो सकता है हमारी जो अंदर की जो हमारी जो शारीरिक तंत्र है वो वहाँ पर जो है बिगड़ सकता है, उससे तमाम बीमारियां जो है हमें लग सकती हैं और हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तो ये क्या है हमारा, यानी कि हमने एक स्वच्छ पर्यावरण की डिमांड की थी, कि हमने यहाँ पे उपयुक्तता बताई है, उसकी तर्क बताया है कि क्यों हमें जो है एक स्वच्छ वातावरण, एक स्वच्छ पर्यावरण की जरूरत है। तो ये हमारा कहीं ना कहीं हमने यहाँ पे औचित्य बताया है। तो ये बताता है वास्तव में कि नागरिक, व्यक्ति और मनुष्य, यहाँ पे ध्यान रखना, नागरिक, व्यक्ति और मनुष्य होने के नाते हम किसके हकदार हैं। यानी अधिकार से हमें ये पता चलता है कि भाई नागरिक होने के नाते, व्यक्ति होने के नाते, मनुष्य होने के नाते आप सबका प्राप्त क्या है, यानी कि हम क्या चाहते हैं, हमें क्या मिलना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर नागरिक, व्यक्ति और मनुष्य को मैंने यहाँ पर जो है अंदर किया, सर्किल में लिया है, उसके लेने का कुछ रीजन है। रीजन ये है कि आप लोग इन्हें नागरिक, व्यक्ति और मनुष्य को, तीनों को अगर इन शब्दों को एक जैसा समझ बैठते हैं तो आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। यहाँ पर इनमें एक गूढ़ अर्थ छिपा हुआ है, एक गहरा अर्थ छिपा हुआ है। देखिए नागरिक से स्टार्ट करते हैं। नागरिक का मतलब यह है कि आप अगर एक लोकतांत्रिक देश की व्यवस्था उठा के देखें तो लोकतांत्रिक देश की व्यवस्था के तहत वहां पर रहने वाले जो लोग हैं वो सब क्या हैं, वो वहां के नागरिक होते हैं, वो वहां के नागरिक होते हैं। प्रजा कहाँ होती है, प्रजा के बारे में आपने देखा हुआ, प्रजा वहां होती है जहां पर राजतंत्र होता है। तो वर्तमान में अगर देखें तो मोस्टली जितने देश हैं, ज्यादातर देश हैं, लगभग जितने विश्व में अगर देखें तो सभी जगह हर कोई देश अपने आप को लोकतांत्रिक होने का दावा करता है। और जहां कहीं लोकतंत्र नहीं है तो वहां पर जद्दोजहद चल रही लोकतंत्र स्थापित करने की। तो लोकतंत्र के नाते आप सभी को नागरिक माना गया है। अगर हम व्यक्ति की बात कर लें, व्यक्ति का मतलब होता है कि हर इंडिविजुअल, हर कोई व्यक्ति जो है अपने आप में उसे भी जो है कुछ ना कुछ अधिकार मिले होते हैं। तो ये एक इंडिविजुअल की बात हो रही है, एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात हो रही है, हर एक व्यक्ति की बात हो रही है मनुष्य होने के नाते। देखिए मनुष्य में यहाँ पर सभी प्रकार के मनुष्य आ जाते हैं, सभी धर्मों के लोग आ जाते हैं, सभी जातियों के लोग आ जाते हैं, यहाँ पर सभी प्रकार के रंग, नस्ल, यानी सभी लोग क्या है, मनुष्य ही तो हैं, मानव ही तो हैं, यानी कि मनुष्य जाति से बिलोंग करते हैं, चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी मजहब के हों, कोई भी उनका कद हो, कोई रंग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी मनुष्य हैं। मनुष्य होने के नाते हमें क्या प्राप्त है। तो ये सब चीजें एक प्रश्न है जो हमारे समाज के लिए हमें छोड़े गए हैं कि भाई ये सब चीजें होने के नाते हमें क्या क्या मिलना चाहिए। तो यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि ऐसी चीज जिसे शेष समाज वैध दावे के साथ स्वीकार करे, यानी कि हमें अधिकार, वास्तव में हमें वो चीज प्राप्त होनी चाहिए इन तीनों के नाते जिसे बाद बाकी समाज है वैध दावे यानी कानूनी दावे के रूप में स्वीकार करे और जिसका अनुमोदन स्वीकार अनिवार्य हो। अनुमोदन का मतलब ये है जिसकी अनुमोदित कौन कर दे, यानी कि वहां की गवर्नमेंट या फिर वहां का लॉ या फिर संविधान उसे अनुमोदित कर दे, तो वास्तव में वो हमारा अधिकार बन जाएगा। लेकिन यहां पर अधिकारों के बारे में कुछ एक लाइन और लिखी हुई है कि अधिकार का मतलब ये नहीं है कि आप अपने लिए जिस चीज को उपयोगी समझें वो चीज दूसरों के लिए भी उपयोगी हो, ये बिल्कुल नहीं है। यानी कि यही साफ साफ लिखा गया है कि भाई जिसे मैं जरूरी और वांछनीय समझूं अधिकार है, ये जरूरी नहीं है। हर वो चीज जिसे मैं जरूरी समझूं वो अधिकार है मेरा, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। अधिकार वही होगा जो कि पूरा समाज के लिए मान्य हो, सर्वमान्य हो, वही अधिकार होगा। तो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल भी लिया गया कि स्कूल का, स्कूल में क्या होता है कि वहाँ पर पोशाक होती है, यानी कि यूनिफॉर्म होती है और आपको निर्देश दिए जाते हैं, यानी दिशा निर्देश किया जाता है कि आपको उसी यूनिफॉर्म का पालन करना है, उसी यूनिफॉर्म में डेली आपको विद्यालय आना है। तो यहाँ पर आप कहें कि नहीं मैं ये यूनिफॉर्म नहीं पहनूंगा, अपने पसंद के कपड़े पहनूंगा, तो ये वहाँ पर आपका अधिकार नहीं चलेगा, यानी कि आपका अधिकार नहीं चलेगा क्योंकि आप एक रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपको फॉलो करने पड़ेंगे। एक संस्थान में हैं आप, तो उस संस्थान के आपको रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे, तो वहाँ पर आपका ये इंडिविजुअल वाला अधिकार बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है, अधिकार आपको वहां पर हम मान सकते हैं कि वो संस्थान, मान लीजिए आपको धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, आपके रंग के आधार पर आपको प्रवेश देने से आपको वर्जित कर रहा है,
तो आप जो है वहाँ पर क्या कर सकते हैं, न्यायालय की शरण दे सकते हैं कि भाई हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। लेकिन आप अगर वहाँ पे एडमिशन आप ले रहे हैं और एडमिशन लेने के बाद आपको फॉलो करना पड़ेगा वहाँ के रूल्स रेगुलेशन, वहाँ की गाइडलाइंस, तो वहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे बताया गया है आखिरी लाइन में कि मैं जो चाहता हूँ, जिसके लिए मैं स्वयं को हकदार समझता हूँ तथा जिनका बतौर अधिकार उल्लेख किया जाता है के बीच फर्क होता है। बड़ा ही यहाँ पर मर्म दिया हुआ है इसमें कहा गया कि भाई एक तो वो है जिसके मैं हकदार समझता हूँ कि भाई ये मेरा हक है, ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए, और दूसरा जिनका उल्लेख किया गया है बतौर यानी कानूनी के तौर पर, संविधान के तौर पर उनका उल्लेख किया गया है। इन दोनों के बीच फर्क है। हो सकता है हम हक उन चीज़ों के लिए हक जताएं जो हमें उपयोगी लगती हो, हम उन चीज़ों को हक ना जताएं जो हमें उपयोगी नहीं लगती हो, ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो अधिकारों का उल्लेख किया गया होगा वो किसी एक के लिए तो किया नहीं गया होगा, ऑब्वियस सी बात है। पूरे जो आपके नागरिक हैं किसी देश के, सभी के लिए किया गया होगा। तो वहाँ पे सभी नागरिकों के हितों को देखकर वहाँ पे अधिकारों का उल्लेख किया गया होगा, किसी एक व्यक्ति के अधिकारों का उल्लेख जो हित देखकर नहीं किया गया होगा। तो इनमें फर्क होगा, ऑब्वियस सी बात है। यानी कोई व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचे और फिर कोई व्यक्ति जो है पूरे समाज के बारे में सोचे, तो सोच में फर्क आ जाता है। आपने कल के ही अध्याय में देख लिया था, रॉल्स का जो नियम देखा था वो भी आपने देखा था, वो यही नियम कहता है। तो ये फर्क आ जाता है, तो इन्हें हमें समझना होगा। तो यहाँ पे बताया भी गया है कि अधिकार जो है उन बातों का द्योतक है जिन्हें मैं और अन्य लोग सम्मान और गरिमा का जीवन बसर करने के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक समझते हैं। यानी अधिकार हमें उन बातों के लिए, हमें जो है हमारे उन बातों के लिए हमें सुनिश्चित करते हैं जिससे हमें और हम सामने वाले को सम्मान के योग्य, गरिमा के योग्य, गरिमा का मतलब चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी पद पर हो, वो मानव होने के नाते अपने पूरे सम्मान का हकदार है। हमें ये कोई हमारा हक नहीं बनता है कि मान लीजिए कोई वो व्यक्ति अगर मान लीजिए 4th क्लास का कर्मचारी है तो हम उसका मजाक उड़ाएं, उसका जो है तरह तरह से भेदभाव करें, हमें कोई हक नहीं है। यानी कि उसे सम्मानपूर्वक जीवन जीने का उसे भी हक है, उसे भी अधिकार है। ठीक है, तो जैसे आपने यहाँ पर बताया भी गया है, एक अधिकार दिया गया है, आजीविका का अधिकार का एग्जाम्पल दिया गया है। आजीविका का अधिकार क्यों जरूरी है? आजीविका के अधिकार से ये होगा कि कोई व्यक्ति सम्मानजनक जीवन भी जिएगा, उसको आर्थिक स्वतंत्रता भी मिलेगी ताकि उसकी गरिमा बढ़ेगी। इसके अलावा जब आजीविका का अधिकार होगा तो ऑब्वियस सी बात है अपनी व्यक्ति जो है बुनियादी जरूरतों की पूर्ति कर पाएगा, प्रतिभा और रुचियों को प्रवृत्त कर पाएगा, यानी व्यक्त कर पाएगा, स्वतंत्रता भी मिलेगी। अब व्यक्ति का अधिकार होना मतलब इसलिए जरूरी है कि व्यक्ति जो है अपनी जो क्रिएटिविटी है, अपना जो भी प्रदर्शित करना चाह रहा है, सृजनात्मकता, मौलिकता का परिचय देना चाह रहा है, उन सब का परिचय दे सकेगा। इसलिए आपको अभिव्यक्ति की जरूरत है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने देख लिया हमें किस लिए आजीविका का अधिकार क्यों हमें होना जरूरी है। तो हमें यानी कि आर्थिक स्वतंत्रता मिलती है, स्वतंत्रता प्रदान होती है यहाँ से। अब इस अभिव्यक्ति का अधिकार हमारा क्यों जरूरी है? क्यों हमारे अंदर रचनात्मकता है, सृजनात्मकता है, उसको अभिव्यक्त कर सकें, इसलिए अभिव्यक्ति का आधार जरूरी है। तो यहाँ पे बताया गया है कि भाई ये जो अधिकार हैं आपके, इसी वजह से इनकी प्रकृति क्या है, विश्व जननी कही जाती है। यानी विश्व जननी यानी कि जिन्हें विश्व भर के लोगों ने मान्यता दी है, इसलिए विश्व जननी ये अधिकार कही जाती हैं। यानी आजीविका का अधिकार हो, स्वतंत्रता का अधिकार हो, या फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार हो, ऐसे ही अधिकार आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर अधिकारों की दावेदारी का दूसरा आधार क्या है? दूसरा आधार ये है कि अधिकार जो है, अधिकारों की मदद से हम बेहतरी के लिए आवश्यक है। अब बेहतरी का मतलब क्या है? अधिकार कुछ हमें मिलेंगे तो हम अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, अपने आप को आगे कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, मूव फॉरवर्ड कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि मान लीजिए हमें शिक्षा का अधिकार दे दिया गया, तो शिक्षा के अधिकार से क्या होगा? हमारा तर्क शक्ति विकसित होगी, हमारे अंदर तमाम कौशल आएंगे और कौशलों की मदद से हम अपना आजीविका का सृजन कर पाएंगे, अपना एक बेहतर जीवन जी पाएंगे, अपने जो भी अधिकार हैं या जिन अधिकारों का हनन हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठा पाएंगे। तो ये आपका क्या है, यानी कि एक हम अधिकार इसलिए भी जरूरी है कि हम अपना बेहतरीपूर्ण जीवन जी सकें, अपना सूझबूझ के साथ अपना जीवन जी सकें, उसके लिए भी हमें अधिकार जरूरी हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि भाई शिक्षा को अनिवार्य समझा जाता है, इसलिए इसे क्या है, सार्वभौम अधिकार माना गया है, यानी यूनिवर्सल राइट्स है ये शिक्षा। किसी व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने से आप वंचित नहीं रख सकते। कोई भी देश सही, भारत ही नहीं सही, कोई भी दुनिया का देश सही, कोई भी देश अपने नागरिकों से ये कहे नहीं आपको शिक्षा नहीं लेनी है, आपको केवल यही काम करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता है। यानी शिक्षा हमारा एक सार्वभौम अधिकार बोला गया है यहाँ पर। अगर यहाँ पे कहा गया है अगर कोई कार्यकलाप हमारे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए नुकसानदेह है तो उसे अधिकार नहीं माना जा सकता। यानी कि मान लीजिए डॉक्टर या रिसर्चर किसी चीज़ को वेरीफाइड कर दें कि भाई इससे ये चीज़ जो है आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और आप उसके लिए लगातार डिमांड करें नहीं हमें तो ये चाहिए, ये हमारा अधिकार है। यानी कि हमें धूम्रपान करना, हमें मदिरा का सेवन करना, जो सिगरेट वगैरह जो है आपके धूम्रपान के और भी साधन है उनका हमें सेवन करना हमारा अधिकार है। यानी आप इससे वंचित नहीं कर सकते। आप ऐसे यानी कि अधिकार मांगे तो ये आपको वैलिड नहीं ठहराए जाएंगे, आपको जायज नहीं दिए जाएंगे। क्यों नहीं दिए जाएंगे? क्योंकि इससे आपके स्वास्थ्य की हानि होती है। आपके बाद बाकी जो अधिकार हैं
उनके लिए आप जा सकते हैं, लेकिन इनके लिए आपको नहीं। यानी अगर सरकार ये कहे कि भाई ये जो मादक पदार्थ हैं या फिर जो हानिकारक द्रव्य हैं ये पर्टिकुलर क्षेत्र में नहीं बिकेंगे तो नहीं बिकेंगे, आप डिमांड नहीं कर सकते हैं कि भाई ये हमारा अधिकार है, ये हर जगह मिलना ही चाहिए, हमें 24/7 ही होने चाहिए। आप बिल्कुल डिमांड नहीं कर सकते, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये सब दवाएं हैं, नस्ली दवाएं हैं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं, समाज पर भी एक नकारात्मक असर छोड़ती हैं और समाज भी इनसे दूषित होता है। तो आप इन पदार्थों के लिए आप जो हैं कि आप इनके लिए आप अपनी परिभाषा यानी अधिकारों की हमारी परिभाषा के अंतर्गत धूम्रपान प्रतिबंधित दवाओं के सेवन का अधिकार ये मान्य नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इससे किसी ना यानी हर व्यक्ति जिससे क्या होता है इसके शरीर को खतरा पहुंचता है, उसका शरीर जो है खराब हो जाता है, इसलिए इसे जो है अनिवार्य अधिकार नहीं बनाया गया है। यानी अपना एक व्यक्ति की चॉइस है, लेना चाहता है तो ले सकता है, नहीं तो आप जो है यानी कि आपका जो है यहाँ पे कहा जाए सार्वभौम अधिकार नहीं है, यानी संवैधानिक अधिकार ये नहीं है, ये समझ लीजिए आप। अगली बात निकल के आती है भाई अधिकार आते कहाँ से हैं, यानी कहीं से तो आते होंगे। अधिकारों की बात जो राइट्स की बात है वो एकदम तो उठ के आई नहीं होगी, कहीं से तो उठ के आई होगी। सबसे पहले अधिकारों की बात जो है 17वीं और 18वीं शताब्दी में बात चली थी, तो वहां पर राजनीतिक सिद्धांतकार जो थे, यानी जब राजनीतिक चिंतन स्टार्ट हो गया था और राजनीतिक जो चिंतन है वो आधुनिक तरीके से सोचने लगे थे कि भाई ये अधिकार हैं क्या, हमें कहाँ से अधिकार मिले हुए हैं, ये तब माने जाते थे ये प्रकृति द्वारा दिए गए हैं या फिर ईश्वर ने हमें प्रदान किए हैं। यानी कि हमें ये अधिकार जो है वास्तव में जन्म से अधिकार प्राप्त हैं और कोई व्यक्ति या शासक इन्हें हमसे वंचित नहीं कर सकता, इनसे हमें इन्हें हमसे छीन नहीं सकता है। तब राजनीतिक सिद्धांतकार ये मानते थे। तो यहाँ पर ऐसे करके इन राजनीतिक सिद्धांतकारों ने यहाँ पे कुछ चीजें चिन्हित भी की हैं कि मान यहाँ पे बताई हैं कि भाई 3 अधिकार जो हैं किसी व्यक्ति के वो प्राकृतिक अधिकार चिन्हित किए हैं, जैसे जीवन का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो 3 अधिकार जो हैं इन्हें जो है क्या माना गया, प्राकृतिक अधिकार माना गया है। और बाद बाकी जो अधिकार निकले हुए हैं वो ये कहा गया है वो इनसे ही डिराइव होते हैं, यानी इनसे ही निकलते हैं। यानी कि यहाँ पे अन्य जो तमाम अधिकार निकले हैं वो बुनियादी अधिकारों से ही निकलते हैं। यानी कि अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि तमाम जो अधिकार निकले कहीं ना कहीं वो जीवन के अधिकार से रिलेटेड हो जाते हैं, स्वतंत्रता के अधिकार से रिलेटेड हो जाते हैं। लेकिन संपत्ति का अधिकार जो है कहीं ना कहीं विवादास्पद रहा है और संपत्ति के अधिकार के बारे में जो वर्तमान अवधारणा है वो कहीं ना कहीं चेंज भी हो गई है। वर्तमान अवधारणा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आपके जो बाद बाकी 2 अधिकार हैं उन अधिकारों के यहाँ पे प्रबल समर्थन दिया जाता है। देखिए आपको मैं यहाँ पर एक लाइन में और बता दूं, जैसे क्या है कुछ अभ्यर्थी यहाँ पे साथ के साथ नोट्स भी बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। देखिए मेरा नोट्स बनाने का जो पैटर्न है या फिर मैं अपने लिए कभी कोई शॉर्ट नोट्स बनाता हूँ तो वहाँ पर पूरी लाइन नहीं लिखता हूँ। जैसे अधिकार कहाँ से, यानी कि 17वीं, मैंने तो अगर मान लीजिए मुझे नोट्स शॉर्ट नोट्स तैयार करना होगा तो मैं तो ये लिख दिया 17वीं 18वीं 17वीं सदी राजनीतिक सिद्धांतकार, और अधिकार जो है मैं डैश लगा के लिख दिया वहाँ पे ईश्वर प्रदत्त हैं। ठीक है, अगला यहाँ पे लिख दिया कि हमने इसमें 3 अधिकार हैं, 3 अधिकारों में जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति आ गया। तो मैं इस तरह से नोट्स बना लेता हूँ अपने शॉर्ट नोट्स। आप में से भी यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर पॉसिबल इतना नहीं है कि हर लाइन को मैं अंडरलाइन कर पाऊँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। हर लाइन को मैं यहाँ पर पॉइंट नंबर डाल पाऊँ, क्योंकि पॉइंट नंबर मैं भूल जाता हूँ बीच बीच में पढ़ाते समय। तो इसलिए जरूरी ये है कि अगर आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हो तो जो चीज़ें मैंने गहरे रूप से हाईलाइट कर दी हैं तो उनमें कुछ बात होगी जिसकी वजह से मैं हाईलाइट की होंगी, तो आप अपने हिसाब से उसे नोट डाउन कर लेना। तो यहाँ पर ये अधिकार जो है हमारे बताए गए हैं और इन्हीं से बताया गया कि तमाम बुनियादी अधिकार निकले हैं। तो यहाँ पर वही बताया गया कि हम इनका दावा करें या ना करें, हम जन्म लेने के आधार पर हमें ये प्राप्त होंगे ही होंगे, हमें प्राप्त करने का अधिकार है ही है। यानी जन्म से ही कुछ खास अधिकार हमें प्राप्त हैं। तो ये काफ़ी शक्तिशाली अवधारणा भी है और इन अधिकारों को ईश्वर प्रदत्त समझा जाता है कि यानी कि कोई व्यक्ति हो वो जन्म से ही गुलाम नहीं होता है। जन्म से ही कोई व्यक्ति जो है जन्म से ही उसे स्वतंत्र होने का अधिकार है, किसी के गुलाम बनने का अधिकार नहीं है। प्राकृतिक अधिकार जो है बताया गया है इनके विचार का इस्तेमाल राज्यों के द्वारा, सरकारों के द्वारा स्वेच्छाचारी शक्ति के प्रयोग का विरोध करने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए किया जाता है। यानी स्वेच्छाचारी का मतलब क्या है, कोई व्यक्ति अपने आप में ये समझे कि हम राज्य के बनाए हुए कानून से या सरकार के बनाए हुए कानून से ऊपर हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि हर सरकार ने, हर संविधान ने अपने देश के नागरिकों के लिए कुछ ना कुछ अधिकार दिए हैं जो कि उस देश में उस देश के सभी नागरिकों के लिए वैलिड हैं। तो यहाँ पर वही बताया गया कि स्वेच्छाचारी शक्ति का प्रयोग करना, स्वेच्छाचारी यानी कोई व्यक्ति वहाँ पर अब चाहिए चाहे कि नहीं ये हमारा अधिकार ज़्यादा है, यहाँ पर आपका अधिकार नहीं है, ऐसा बिल्कुल गलत होगा। मान लीजिए मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था, कोई व्यक्ति पार्क में टहलने जाता है सुबह सुबह, पार्क में टहलना उसका अधिकार है, पार्क में टहलना उसका अधिकार है, लेकिन वो टहलते टाइम पे ही अपनी छड़ी को अपना घुमाते हुए निकले, ये उसका अधिकार नहीं है, क्योंकि इससे किसी ना किसी की और के जीवन की हानि होगी या किसी के जीवन पर संकट भी आ सकता है। हो सकता है किसी की आंख में लग जाए, आंख फूट जाए, हो सकता है किसी और के जो है यहाँ पे संवेदनशील अंगों में लग जाए तो वो उसकी मृत्यु भी हो सकती है ऐसे करके, तो ये अधिकार नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या करता है, ये स्वेच्छाचारी शक्ति, स्वेच्छाचारी ऐसे व्यक्ति जो है जो अपने आप को दम्भ में समझते हैं कि भाई हमें कुछ ज़्यादा अधिकार है, ऐसे व्यक्तियों का विरोध करता है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है इनकी ये रक्षा करता है। ये
अब देखिए वर्तमान समय की जो अवधारणा है, यहाँ पर जो प्राकृतिक अधिकार वाला शब्द है, इसको मानवाधिकार शब्द से रिप्लेस कर दिया गया है, यानी ह्यूमन राइट्स से जो है यहाँ पर इसे रिप्लेस कर दिया गया है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि प्राकृतिक होने का विचार आज जो है अस्वीकार्य लगता है, क्योंकि प्राकृतिक वाली चीज़ों में कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो उन्हें ऐसा लगा कि इसमें पूर्ण नहीं है, इसलिए इसे मानव के अधिकार के रूप में यहाँ पे परिभाषित करने की कोशिश की गई है। तो यहाँ पर मानव अधिकारों के पीछे क्या मान्यता है? तो यहाँ पर मानव अधिकारों के पीछे मूल्य मान्यता यही है कि सभी लोग जो है वो मनुष्य होने के नाते उन्हें कुछ ना कुछ चीज़ों को पाने का अधिकार है। यानी मानव अधिकार में मतलब यही है कि हर व्यक्ति जो है पैदा हुआ है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ विशिष्ट योग्यता भी होगी, विशिष्ट जो है यहाँ पर अंतर्निहित प्रतिभा भी होगी। तो उस अंतर्निहित प्रतिभा, अंतर्निहित योग्यता को व्यक्त करने के लिए कुछ ना कुछ अधिकार तो होने ही चाहिए। यानी कि यहाँ पे वही माना गया है कि भाई आंतरिक दृष्टि से सभी मनुष्य समान है, कोई भी व्यक्ति दूसरों को का नौकर होने या के लिए पैदा नहीं हुआ है, यानी कोई किसी का गुलाम होने के लिए पैदा नहीं हुआ है, सब समान है। तो इसी विचार के आधार पर, मानवाधिकार वाले विचार के आधार पर ही बताया गया है कि इस विचार का इस्तेमाल जो है नस्ल, जाति, धर्म और लिंग पर आधारित जो असमानता है इनको चुनौती देने के लिए किया जाता है। मानवाधिकार वाला विचार, यानी मानवाधिकार यही मानता है कि कोई व्यक्ति यहाँ पर जो पहले कहते थे कि हम फलानी जगह से बिलोंग करते हैं, हम फलाने जो है राजशाही से बिलोंग करते हैं, कोई नहीं है। यानी कि मानवाधिकार में सभी व्यक्ति मानव हैं, सभी व्यक्ति मनुष्य हैं। पहले मनुष्य पहले हैं, बाद बाकी जो चीज़ें हम धारणा बनाए रखे हैं कि हम राजा हैं, हम इस कुलीन खानदान से, हम वो खानदान से हैं, ये सब चीज़ें बाद में आ जाती हैं। यानी मानवाधिकार यही है, आपकी मानवीय सोच पर निर्भर करता है। यानी मानवाधिकार अगर कहा जाए, जो प्राकृतिक अधिकारों और को रिप्लेस करने का रीजन यही था, क्योंकि मानवाधिकार में कहीं ना कहीं एक मानवीय जो है मूल्य वो ऐड हो जाता है। मानवीय मूल्य यही कहता है कि भाई यानी कि मानवीय मूल्य के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं कि ईश्वर ने हम सबको बनाया है। ईश्वर ने हम सबको ऐसा थोड़ी ना बनाया है कि भाई कोई व्यक्ति कहे जन्म से ही कि मैं तो सबसे श्रेष्ठ हूँ, आप लोग ये करिए। नहीं, यहाँ सब जन्म से श्रेष्ठ नहीं है कोई, यहाँ पर आप कर्म के अकॉर्डिंग श्रेष्ठ हैं। ये भगवत गीता में भी कहा गया है। तो यहाँ पर आपको कर्म पर फोकस देना है। तो यहाँ पर इसीलिए मानवाधिकारों की भी ज़्यादा बात हो रही है। अब मानवाधिकारों के बारे में, अधिकारों पर जो साझेदारी में, तो संयुक्त राष्ट्र ने भी, यूनाइटेड नेशन ने मानवाधिकारों का एक सार्वभौमिक घोषणा पत्र यानी कि यूनिवर्सल मैनिफेस्टो यहाँ पर जारी किया है, और उसे लगभग अंतर्राष्ट्रीय जितने भी समुदाय हैं उन सभी समुदायों ने उसकी अनुशंसा भी की है, उसे जो है मानवीय ठहराया है। तो यहाँ पर उन्हें आवश्यक भी मानना है। ऐसे करके बताया गया कि भाई जो इन्होंने एक मैनिफेस्टो तैयार किया है, यूनाइटेड नेशन ने जो अपना सार्वभौमिक जो मैनिफेस्टो यानी कि यूनिवर्सल मैनिफेस्टो तैयार किया है, उसे लगभग जितने भी वैश्विक समुदाय हैं तो उन्हें सामूहिक रूप से उसे मान्यता भी प्रदान की है। यहाँ यही बताया गया है। तो पूरी दुनिया के उत्पीड़ित जन जो हैं वो सार्वभौमिक मानवाधिकार की अवधारणा का इस्तेमाल उन कानूनों के खिलाफ चुनौती के लिए करते हैं जो कि उन्हें पृथक करने वाले हैं या फिर उन्हें जो है एक अवसरों से वंचित कर रहे हैं। तो ऐसे लोग किसके लिए सार्वभौमिक मानवाधिकार शब्द का सहारा लेते हैं, क्योंकि सार्वभौमिक मानवाधिकार में कुछ ऐसे अधिकार आ जाते हैं जो लगभग समूची दुनिया के लोगों पर लागू होते हैं, किसी एक व्यक्ति विशेष पर लागू ना होकर समूची दुनिया के लोगों पर लागू होते हैं। तो काफ़ी बार क्या होता है कि आप देखते होंगे हमारे इर्द गिर्द या हमारे समाजों में विभिन्न ऐसी परंपराएं होती, विभिन्न ऐसी रिवाजें होती हैं जिनके आधार पर हम लोगों का विरोध करते हैं। तभी तो आपने देखा होगा जो दलित वंचित वर्ग है, दलित वंचित वर्ग को अगर हम अपने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में उसे उन्हें जो अछूत माना गया था, लेकिन अभी अगर मानवाधिकार वाले परिप्रेक्ष्य में देखें तो वास्तव में वो कोई अछूत नहीं है, वो भी एक मानव है, उन्हें भी एक सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है। तो ये यहाँ पर फर्क है। तो वही फर्क यहाँ पर इसमें समझाया गया है। और इन सब की जो आपके समय समय पर जो मानवाधिकार क्या है इनकी पुनर्व्याख्या भी करता है। और आगे पुनर्व्याख्या के अलावा जैसे जैसे हमारे लिए बताया गया है, जैसे जैसे नए नए खतरे बढ़ते जाते हैं, नई नई चुनौतियां बढ़ती जाती हैं, वैसे वैसे हमारे जो मानवाधिकार हैं इनकी सूची भी लगातार बढ़ती चली जाती है। जैसे अभी वर्तमान में आपने देखा होगा कि औद्योगिकरण से पहले अगर देखा जाए तो पर्यावरण की टेंशन किसी को नहीं थी, पर्यावरण की चिंता किसी को नहीं थी। लेकिन जब औद्योगिकरण स्टार्ट हो गया है और लगभग 18वीं सदी में चरम पर रहा है औद्योगिकरण, 18वीं 19वीं सदी में, तो 20वीं सदी तक आते आते आपने ये भी देखा कि तमाम समाज सेवी संगठन, तमाम जो है समाज सेवी लोग एक दूसरे के आगे खड़े हो गए और उन्हें लगने लगा कि भाई अगर हमारा पर्यावरण नहीं बचेगा तो मानव जाति भी नहीं बचेगी। तो कहीं ना कहीं स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार जो है आपके मानवाधिकारों की सूची में जुड़ गया। तो यहाँ पर स्वच्छ पर्यावरण में आपने देखा होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला जो उद्देश्य है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला के बारे में आप जानते भी होंगे कि यानी कि हमारी जो वर्तमान की ज़रूरतें हैं, वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति हम इस प्रकार करें कि वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति में इस प्रकार करें कि भविष्य के लिए भी हमारे जो संसाधन हैं हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बचे रहें। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एजेंडा है। ये बात आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ईबीएस में भी पढ़ाई थी मैंने, आपको भूगोल में भी पढ़ाई थी। तो यहाँ पर ये जो समय समय के आधार पर जैसे जैसे हमारे सामने चुनौतियाँ बढ़ती जाएंगी, जैसे जैसे हम लोग जो है नई नई चीज़ें निकल के आती जाएंगी, वैसे वैसे हमारी अधिकारों का दायरा, अधिकारों की प्रकृति, अधिकारों की परिभाषा बदलती भी जाएगी और बढ़ती भी जाएगी। ये आप समझ लीजिए।
ठीक है। तो जैसे आजीविका का अधिकार भी हुआ, यानी कि जैसे जैसे समय परिवर्तित होता जा रहा है अधिकारों की प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी, अधिकार बढ़ते भी जाएंगे, परिभाषित पुनर्परिभाषित भी होंगे। तो यहाँ पर वही सब बातें इनमें लिखी हुई हैं। अब जैसे यहाँ पे बताया गया है कि ऐसे दावे मानव गरिमा के अतिक्रमण के प्रति नैतिक आक्रोश का भाव व्यक्त करते हैं और सभी पूरा मानव समुदाय है इनके अधिकारों हेतु एकजुट होने का ये प्रयास भी करते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है कि एक पॉप स्टार हैं, सिंगर हैं बॉब गेल्डोफ, तो इनकी ओर से अफ्रीका में गरीबी खत्म करने के लिए जो वेस्टर्न मुल्क थे, यानी कि जो अमेरिका वगैरह के मुल्क थे, कनाडा वगैरह के मुल्क थे, उनसे एक अपील की गई कि भाई आप जाइए अफ्रीका में जो भी बुनियादी जो स्ट्रक्चर नहीं है, यानी कि जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उसको डेवलप करने में सहायता कीजिए। तो आपने देखा होगा तमाम स्वयंसेवी संगठन, तमाम एक्टर एक्ट्रेस जो आगे भी आए और ऐसे करके वहाँ पर उन्होंने अफ्रीका में काफ़ी हद तक जो है अफ्रीका के विभिन्न देशों में किसी ने हॉस्पिटल बनवाया, किसी ने जो है वहाँ पर स्कूल खुलवाए। तो ये एक कहीं ना कहीं वहाँ पर एक पॉजिटिव इसका एस्पेक्ट भी गया। तो कहीं ना कहीं हम लोगों की भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अपने समाज के लिए जहां पर हमें ऐसा लगता है कि हमारे समाज में कोई वर्ग ऐसा है जिसको अधिकार नहीं मिले हैं, तो उनके अधिकारों की आवाज हम उठाएं। ये हमारा मानव होने के नाते परम कर्तव्य भी है। अब इसमें आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर इमैनुअल कांट यानी जर्मन दार्शनिक के जो हैं आपके, इनकी एक अधिकारों के बारे में अवधारणा जो है इसे समझ लेते हैं। बड़ा ही अच्छा इन्होंने भी यहाँ पर डिस्क्राइब किया है अपने। देखिए यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि हमें यहाँ पर चिंतन करने का मौका मिल रहा है, हमें सोचने विचारने का मौका मिल रहा है कि हमें चीज़ों को कैसे समझना है, कैसे उनकी व्याख्या करनी है। यहाँ पर बताया गया है कि हर चीज़ की या तो कीमत होती है या फिर गरिमा। समझने वाली बात है, हर चीज़ की या तो कीमत होती है या फिर गरिमा होती है। कीमत का मतलब क्या है? कीमत का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई वस्तु है, तो वस्तु होगी तो उसकी ऑब्वियस सी बात है वस्तु की कीमत होगी। लेकिन क्या इंसान वस्तु है? यानी कि मान लीजिए यहाँ पर मैं मान सकता हूँ कि भाई यहाँ पर आपका टीवी क्या है, यानी टेलीविजन क्या है, एक वस्तु है। तो टेलीविजन का एक मूल्य है, मान लीजिए 10,000 रुपये का टेलीविजन है। अगर हम इसकी जगह मान लो ह्यूमन रख दें, तो क्या ह्यूमन का मूल्य 10,000 रुपये है? बिल्कुल नहीं है। यानी कि ह्यूमन तो अमूल्य है, यानी कि उसका तो कोई मूल्य ही नहीं है ह्यूमन तो सबसे ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बताया गया है जिसकी कीमत होती है उसकी जगह समतुल्य कोई दूसरी चीज भी रखी जा सकती है। इसके विपरीत जो तमाम कीमतों से ऊपर हो या समतुल्य ना हो तो उसकी गरिमा होती है। यानी कि जो सबसे ऊपर होता है वो उसकी क्या होती है? गरिमा होती है। यानी कि हम क्या है? मानव हैं, तो हमें खरीदा बेचा नहीं जा सकता है। तो हमारी क्या है? अपनी गरिमा है। हम जिसके बलबूते पर अपना जो है एक सम्मानजनक जीवन जीने के अधिकार रखते हैं, वो हमारी गरिमा है। हमें हानि ना पहुंचाए, हमारे साथ कोई अभद्र भाषा ना करे, तो ये हमारी, अगर मान लीजिए हमारे साथ कोई ऐसा दुर्व्यवहार करता है तो हमारी कहीं ना कहीं गरिमा को ठेस पहुंचती है। तो यहाँ पर इन्होंने बहुत अच्छा इसमें डिस्क्राइब किया है। तो यहाँ पर वही बताया गया कि अन्य प्राणियों से अलग मनुष्य की एक गरिमा होती है, इस कारण भी अपने आप में बहुमूल्य है। यानी कि मनुष्य क्या है? मनुष्य का समतुल्य नहीं है किसी के। मनुष्य कोई वस्तु के बराबर आप उसका मूल्य रख के उसके समतुल्य नहीं कर सकते हैं। हर व्यक्ति की गरिमा है। तभी आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने भी तमाम बार टिप्पणी की है। टिप्पणी में लिखा है कि भाई ये फलाने व्यक्ति ने इस, मान लीजिए तमाम देखते हैं रेप केस वगैरह में जजमेंट आता है या फिर हरेसमेंट वगैरह में जजमेंट आता है, तो ये लिखा आता है कि इसमें केवल और केवल ये कृत्य ही नहीं किया है बल्कि इसकी गरिमा को भी ठेस पहुंचाई है। गरिमा का मतलब यही है कि किसी व्यक्ति को सम्मान, यानी हम सम्मान से जोड़ सकते हैं किसी व्यक्ति का जो सम्मान है, उसका जो सम्मानपूर्ण जीवन है उसको ठेस पहुंचाई है। ये भी लिखा आता है जजमेंट। आप अगर कहीं अखबार में अगर आप पढ़ें तो आप यही पाएंगे कि केवल और केवल इस व्यक्ति ने फलाने व्यक्ति पर हमला ही नहीं किया बल्कि उसके गरिमा को भी, उसके जीवन की गरिमा को भी ठेस पहुंचाई है। ये भी लिखा आता है। आपने अगर पढ़ा हो, कभी नोटिस किया हो, अगर नहीं किया है तो आगे से करना नोटिस। तो यहाँ पर वो जो अवधारणाएं हैं, जो इस तरह की व्याख्याएं सुप्रीम कोर्ट वगैरह करता है, तो वो वास्तव में ये व्याख्याएं इन सब सिद्धांतों को देखते हुए, इन सब सिद्धांतों को एनालिसिस करके तब ये व्याख्याएं दी गई हैं। यानी कि ऐसे ही नहीं दी गई हैं जो हम देख रहे हैं वर्तमान समाज में जो कुछ चल रहा है, तो ये सब ऐसे ही नहीं। इनके पीछे एक बहुत ही विशाल चिंतन है, इनके पीछे तमाम लोगों ने चिंतन किया है। तो यहाँ पर हर मनुष्य की गरिमा है और मनुष्य होने के नाते उसके साथ एक अनुकूल बर्ताव किया जाना चाहिए। मनुष्य अशिक्षित हो सकता है, शक्तिहीन हो सकता है, बेईमान अनैतिक हो सकता है, लेकिन फिर भी एक मनुष्य एक न्यूनतम ही सही प्रतिष्ठा पाने का अधिकार है, सम्मान पाने का अधिकार जरूर है उसे। यानी कोई भी व्यक्ति कुछ भी हो, उसको हम ऐसा नहीं है, यानी कि मान लीजिए कोई व्यक्ति गरीब है, अशिक्षित व्यक्ति है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसके साथ हम गाली गलौज के साथ बात करेंगे, उसके साथ जो है अनैतिक व्यवहार करेंगे, ये बिल्कुल नहीं है। यानी कि हमें वास्तव में उसे मानव समझना है। हम बाद में उसका जो पद जो भी है वो बाद में समझना है, पहले उसे मानव देखना है उसे, भाई ये हमारा ह्यूमन है और ह्यूमन भगवान की नज़र में सब सेम है, हमें यही मान के चलना है। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं। कांट के विचार ने अधिकार की एक नैतिक अवधारणा भी प्रस्तुत की, यानी कि इन्होंने एक नैतिकता के रूप में भी इस अधिकार को देखा है। यहाँ पर सबसे अच्छी लाइन जो लिखी गई है, और ये लाइन शायद आप बचपन से पढ़ते हुए आए होंगे, मैंने तो बचपन से पढ़ी है, अब आपका मैं कह नहीं सकता।
यहां पर वही कहा गया है कि हमें दूसरों के साथ वैसा ही आचरण करना चाहिए जैसा हम दूसरों से अपेक्षा करते हैं। यानी कि गिव रेस्पेक्ट गेट रेस्पेक्ट वाला आपने कथन सुना होगा कि सम्मान दें और सम्मान लें। यानी गिव रेस्पेक्ट और गेट रेस्पेक्ट आपने लिखा देखा होगा। ये यानी हर व्यक्ति यही चाहता है कि भाई यानी आप में से क्या हर व्यक्ति की यही सोच होती है कि भाई फलाना आदमी आके हमसे जो है नमस्ते करे या हमारा सम्मान करे। लेकिन जरूरी ये जरूरी तभी है जब आप सामने वाले का सम्मान करेंगे, तभी तो वो आपका सम्मान करेगा। अब यार मान लीजिए आपसे कोई अभिवादन कर रहा है, अब आपका उसका प्रत्युत्तर बिल्कुल नेगेटिव दे रहे हो, तो फिर आपसे अभिवादन कौन करेगा, आपका सम्मान कौन करेगा, आपसे लोग बच के निकलेंगे। तो यहाँ पे जरूरी यही है कि हमें दूसरों के साथ वैसा ही आचरण करना चाहिए जैसा अपने लिए दूसरों से हम अपेक्षा करते हैं कि लोग हमारे लिए कैसा आचरण करेंगे, तो ऐसा हमें भी आचरण करना होगा। तो देखिए कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं। तो बस वही बात है कि आपने बचपन से पढ़ी ये सब बातें हैं, बस इन पर अमल नहीं किया, इन पर चिंतन नहीं किया है। तो ये इमैनुअल कैंट ने ये भी कहा है, तो आपने ये देख लिया। आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग ये कहती है कानूनी अधिकार और राज्य सत्ता। देखिए मानवाधिकार जो हमें मिले हुए हैं, मानवाधिकारों की जो समूची दुनिया में बहस चल रही है मानवाधिकारों के बारे में, जैसे यूनाइटेड नेशंस ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है इनके बारे में, यूनिवर्सल मैनिफेस्टो जारी किया है, तमाम जो है संस्थानों ने, तमाम जो है संस्थाओं ने और तमाम देशों ने उसको जो है यहाँ पर अनुमोदित किया है, सराहा है। तो उन अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए उनकी सफलता जो है, यानी मानवाधिकारों को प्राप्त करने के लिए, मानवाधिकारों को दिलवाने के लिए इसकी सफलता की डिग्री जो है कुछ कारकों पर निर्भर करती है। वो कारक हैं सरकार और कानून का समर्थन। यानी कि वास्तव में अगर हम देखेंगे जो मानवाधिकारों की बात चल रही है पूरी दुनिया में, मानवाधिकारों पर एक गहन चर्चा चल रही है, वो सार्थक तभी होंगे, उनकी वो सफल तभी होंगे जब ये दोनों अंग यानी सरकार और कानून, इन दोनों का समर्थन मिले, तभी हम मानवाधिकारों की बात कर पाएंगे, यानी ह्यूमन राइट्स की बात कर पाएंगे। और ऑब्वियस सी बात है अगर मान लीजिए सरकार नीरस है या कानून जो है आपका लचर है, तो ऑब्वियस सी बात है इन मुद्दों पर हमें मानवाधिकार वाला जो हमारा पोर्शन है, मानवाधिकारों में जो मानव को अधिकार मिले हैं, वो मानवाधिकार कहीं ना कहीं पूर्ण नहीं हो पाएंगे, यानी उनका उद्देश्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। तो जरूरी है कि ये दोनों चीजें अपना अपना रोल अहम रूप से निभाएं, यानी कानून, सरकार अपना रोल अहम रूप से निभाए और कानून अपना रोल अपना जो है अहम रूप से निभाए, तभी हम जो है मानवाधिकारों को सुनिश्चित कर पाएंगे। अब यहाँ पे बताया गया है कि भाई अनेक देशों के अधिकारों के विधेयक वहाँ के संविधान में प्रतिष्ठित रहते हैं। यानी हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे देश ऐसे हैं, भारत भी उनमें से एक ऐसा देश है जहाँ पर जो हमारे अधिकार हैं हमारे संविधान में दिए हुए हैं, यानी हमें कुछ मौलिक अधिकार मिले हुए, फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं, तो वो हमारे क्या हैं, हमारे संविधान में निहित हैं। तो इसलिए हमने क्या क्या कहा है, मौलिक अधिकार कहा है, यानी हमें ये बुनियादी अधिकार है, इनका हनन होने पर आपको पता होगा अनुच्छेद 32 और 226 के तहत, 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट, 226 के तहत आप जो है हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो ये भी है, यानी हमारे संविधान ने पूरा संविधान ने यहाँ पे प्रावधान रखा है कि भाई आपको ऐसी स्थिति है कि आपके मौलिक अधिकारों को कोई व्यक्ति हनन कर रहा है, तो इस स्थिति में आप जो है सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए स्वतंत्र हैं। तो यहाँ पर आपको संविधान ने यहाँ पे रक्षा भी प्रदान की है आपको। तो ये चीज़ें डिपेंड तभी करती हैं जब सरकार और कानून, यानी हमारा कानून हमारे लिए पूरी तरह से फेवर कर रहा है, हमारा कानून पूरी तरह से मानवाधिकारों की बात कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर वही बात जो मैंने आपसे पहले कही थी कि कुछ अधिकार ऐसे भी होते हैं जो परंपराओं या रीति रिवाजों या इतिहास के कारण चले जाते हैं, तो उन अधिकारों को अगर मान लीजिए वो अधिकार तर्क संगत नहीं है या वो अधिकार मानव अधिकारों के खिलाफ है, तो उन अधिकारों को बदल देना, उनको प्रतिबंधित करना, ये सरकार और कानून का परम दायित्व होता है। तो हमारे यहाँ अस्पृश्यता जो है, यानी कि आपने अनटचेबिलिटी जिसे बोलते हैं, उसे आर्टिकल 17 के तहत प्रतिबंधित है। यानी हमारे यहाँ किसी व्यक्ति के साथ, कोई भी व्यक्ति हो, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी लिंग का हो, उसके साथ अनटचेबिलिटी वाला व्यवहार नहीं किया जाएगा। और ऐसा अगर मान लीजिए कोई उसके साथ अगर व्यवहार हो रहा है तो वो व्यक्ति संविधान के अकॉर्डिंग न्यायालय की शरण में जाने का पूरा हक रखता है, अधिकार रखता है। तो ये हमने कुछ जो सामाजिक कुप्रथाएं थी, तो उनको भी हमने जो है अपने कानून बनाकर जो है समाप्त भी किया है। तो यहाँ पर अहम रोल किसका है, कानूनों का। यानी कि आपके जो मानवाधिकार तभी सक्सेसफुल होंगे जब ये दोनों जो है सार्थकता तभी होगी जब ये दोनों अंग जो हैं ये अपना पूर्ण समर्थन दें। ठीक है, तो ये बात आप समझ लीजिए। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कानूनी मान्यताएं जो हैं वास्तव में इनसे क्या होता है, हमारे अधिकारों को समाज में खास दर्जा मिलता है, लेकिन कानूनी मान्यता के आधार पर किसी अधिकार का दावा नहीं किया जा सकता। देखिए समझने वाली बात है, इस लाइन में दो अर्थ लिखे हुए हैं, एक यानी कि एक पूरी लाइन में दो अर्थ हैं। यानी कानूनी मान्यता से यकीनन हमें अधिकारों को समाज में खास दर्जा मिलता है, यानी कानूनी मान्यता मिली होगी, ऑब्वियस सी बात है उस अधिकारों को हम समाज में खास दर्जा हमें मिल जाएगा। कानूनी मान्यता है तो एक अधिकार है हमारा, उसके अकॉर्डिंग हम जो काम करेंगे उसे जो है हमसे उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता है। लेकिन कानूनी मान्यता के आधार पर किसी अधिकार का दावा नहीं किया जा सकता। यानी कानूनी मान्यता है और हम किसी अधिकार का दावा करें कि भाई ये होना ही होना चाहिए, हो सकता है वो नैतिक रूप से गलत हो,
जैसे आपने देखा होगा तमाम लोग, लड़कियां वगैरह जो है अपने पेरेंट्स के मर्जी के खिलाफ जाके शादी कर लेती हैं। तो ये कानूनी में वैसे तो मान्यता है, कानून ने तो उसे मान्यता दे दी है कि भाई 18 से ऊपर लड़की हो, 21 से ऊपर लड़का हो तो उसे जो है कानूनी मान्यता है। लेकिन आप कानूनी मान्यता का हवाला देते हुए अपने अधिकार का दावा भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पर डिस्क्राइब की गई है, डिस्क्राइब इसलिए की गई है, कुछ अधिकार ऐसे भी होते हैं जिन्हें हम समाज को देखते हुए चलना पड़ता है। और डॉक्टर BR अम्बेडकर का भी कथन है, कानून हमें जो भी स्वतंत्रता देता है वो तब तक बेकार है जब तक समाज उसको वरीयता नहीं देता है, समाज उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेता है। तो वास्तव में यहाँ पर वो अधिकारों के लिए ये लाइन जो लिखी गई है वो लाइन इसीलिए लिखी गई है कि कानूनी मान्यता के आधार पर किसी अधिकार का दावा हम नहीं कर सकते कि भाई कानूनी मान्यता मिली है तो अधिकार का वो हमारे लिए होगा ही होगा, औचित्यपूर्ण होगा ही होगा, ये हम दावा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। काफ़ी बार क्या होता है, हम यही देखते हैं कि तमाम गर्ल्स वगैरह जो होती हैं बहकावे में आ जाती हैं। 18 साल से ऊपर की गर्ल्स हैं, 18 से 19 के एज की गर्ल्स होती हैं, बहकावे में आ जाती हैं। देखिए पेरेंट्स सबके अच्छा ही सोचते हैं, उन्हें लगता है कि नहीं हमारा फ्यूचर जो है बेटर होगा। लेकिन मैंने देखा है, तमाम लड़कियों का देखा है मैंने कि शादी कर ली, वाकई कर ली, 2-3 साल बाद पता चलता है कि भाई प्रताड़ित की जा रही हैं, तमाम जगह हत्या कर दी जाती है उनकी। तो कहीं ना कहीं हमें जो अपने माता पिता का भी सम्मान रखना है। मेरा मानना ये है कि हमें अपने माता पिता का भी सम्मान रखना है, जिन्होंने हमें जन्म दिया है और जन्म देने के उपरांत उन्होंने कुछ तो हमारे बारे में सोचा होगा। ऐसा थोड़ी ना कि बिल्कुल निष्ठुर हो जाए, कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा। तो यहाँ पर वही सब बातें, यहाँ पर नैतिकता वाली बातें भी यहाँ पर इस लाइन में ऐड हैं। अधिकारों का धीरे धीरे विस्तार और पुनर्व्याख्या हो रही है और इसका काम आप जानते होंगे कौन कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ समय समय पर अधिकारों की पुनर्व्याख्या करता है कि भाई आपने देखा होगा तमाम केसेस में, किसी केस में ये कहा गया कि नहीं ये अधिकार होना चाहिए, जीवन के अधिकार में ये शामिल होना चाहिए, किसी में कहा गया कि नहीं इसमें जीवन के अधिकार में ये अधिकार और शामिल कर देना चाहिए। तो समय समय पर हमारे यहाँ पुनर्व्याख्या होती है। इसका कार्य किसके ऊपर है, इसका दायित्व किसके ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ यही जहाँ पर जो है अधिकारों के हनन के लिए यहाँ पर सर्वोच्च जिम्मेदार है और ये पुनर्व्याख्या करना संविधान के जो उपबंध हैं, अगर संविधान के कुछ उपबंधों में मतभेद है तो उनका भी अंतिम व्याख्या करता है आपका सुप्रीम कोर्ट ही है। ये बात आप जानते होंगे। अधिकतर मामलों में अधिकार राज्य के लिए किए जाने वाले दावे हैं, यानी कि हम अधिकतर जो मामले अगर हम देखेंगे तो अधिकार राज्य से किए जाने वाले दावे होते हैं, यानी कि राज्य मतलब यानी कि जो भी नेशन है हमारा उससे हम मांग सकते हैं। तो हम राज्य सत्ता से कुछ मांग करते हैं। जब हम शिक्षा के अधिकार पर जोर देते हैं तो हम फिर बुनियादी शिक्षा यानी कि जो हमारा जो बुनियादी शिक्षा है तो इसका प्रावधान की मांग करते हैं। तो इसके लिए क्या करता है, राज्य का कर्तव्य है कि तमाम समाज के तमाम तबकों के लिए विद्यालय खोले, उनके लिए छात्रवृत्ति वगैरह प्रदान करें, उनके लिए बच्चों के लिए तमाम जो वर्ग के बच्चे उनके लिए लाभ प्रदान करें। तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है, ये बनती है राज्य की जिम्मेदारी। यानी कि सभी बच्चों को शिक्षा सुनिश्चित करवाने की पूरी जिम्मेदारी किसकी है, राज्य की है। यानी कि मांगा तो हमने, शिक्षा का अधिकार तो हमारा है, लेकिन उस शिक्षा के अधिकार की पूर्ति करवाना, उस शिक्षा के अधिकार पर जो है यहाँ पर कार्यवाही करना, उस शिक्षा के अधिकार के लिए बुनियादी ढांचा खड़ा करना, इसकी जिम्मेदारी किसकी है, राज्य की है, नेशन की है। जिस भी राज्य के हम निवासी हैं, जिस भी देश के निवासी हैं, उस देश की है कहा जाए तो। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वही कहा गया है कि अधिकार राज्य को कुछ खास तरीकों से कार्य करने के लिए वैधानिक दायित्व भी सौंपते हैं। वैधानिक यानी कानूनी रूप से दायित्व भी सौंपते हैं। देखिए आपने सुना होगा संवैधानिक और सांविधिक। संवैधानिक का मतलब ये होता है कि ऐसी चीजें जो संविधान जब बनाए उनके अकॉर्डिंग वो अंग जो है रखे गए हैं, यानी संविधान में प्रदत्त जो आर्टिकल हैं उनके आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो है जिस टाइम पे संविधान बना था उसके अकॉर्डिंग जो है ये सिस्टम जो है यहाँ पे स्थापित किया गया है। वहीं सांविधिक या वैधानिक का मतलब ये होता है कि अधिनियम के द्वारा, यानी हम कोई अधिनियम लेके आए बाद में और संसद के द्वारा या राज्यसभा के, यानी राज्यसभा बोल रहा हूँ सॉरी मैं, यानी कि जो स्टेट असेंबली है उसके द्वारा हमने पारित करवाया कि उस अधिनियम के द्वारा जो है हमने यहाँ पर कोई काम किया है तो वो वैधानिक माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें यही बताई गई हैं कि इस प्रकार अधिकार राज्य को कुछ खास तरीकों से कार्य करने के लिए वैधानिक दायित्व भी सौंपते हैं। अब यहाँ पर वही बताया गया कि भाई मेरा जीवन जीने का अधिकार राज्य को ऐसे कानून बनाने के लिए बाध्य करता है तो जो कि दूसरों के द्वारा मुझे क्षति होने से बचा सके। यानी जीवन जीने के अधिकार में हम राज्यों को ऐसे अधिकार प्रावधान बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए कह सकते हैं जो कि हमारी दूसरों से रक्षा कर सके। तो इसमें राज्य जो है अपना जो है पूरा वैधानिक दायित्व तो निभाता भी है, कानूनी रूप से दायित्व भी निभाता है। राज्य अगर कहीं पर यह देखता है कि भाई इससे व्यक्तियों के जीवन पर खतरा है तो राज्य उस पर अमल में भी लाता है, उस पर कानून भी बनाता है। आपने देखा होगा तमाम बार जो व्यक्ति जो है कहीं फैक्ट्री वगैरह या फिर कहीं उद्योग धंधों में कार्यरत होते हैं तो राज्यों ने
तमाम तरह से अधिनियम भी पारित करवाए हैं कि भाई ये फैक्ट्रियों में कार्यरत व्यक्ति हैं, इनके लिए एक कहा जाए सिक्योरिटी पर्पज से इन्हें जो है पोशाक दी जाए, पूरा जो है यहाँ पर जो भी इक्विपमेंट इन्हें आवश्यकता है जिससे इनकी जीवन की रक्षा होती है वो यहाँ पर इन्हें प्रोवाइड करवाना जरूरी है, तभी है वहाँ पर जो है जो भी काम है जोखिम वाला तब वो काम करेंगे। तो ये क्या है, ये राज्य यहाँ पे सुनिश्चित करवा रहा है कि हमारा जीवन, जो व्यक्ति है किसी राज्य का निवासी है तो उसके जीवन का अधिकार होना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसे करके ये जो प्रयत्न है या फिर जो भी प्रयास है वो राज्य ही करता है। अधिकार यह सिर्फ यही नहीं बताते हैं कि राज्य को क्या करना है, वे यह भी बताते हैं कि राज्य को क्या कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पर अधिकारों में दोनों ही बातें हैं। अधिकार एक तो ये बता रहे हैं भाई राज्य को क्या करना चाहिए और ये भी बता रहे हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। काफ़ी बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि राज्य जो होती है, राज्य सत्ता राजनीतिक रूप से जो प्रभावित होती है, और राजनीतिक रूप से परिणाम आप जानते होंगे कि हम मनमाने ढंग से किसी व्यक्ति को उठा के जेल में डाल सकते हैं, टॉर्चर करवा सकते हैं, मारपीट करवा सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें तो ये संवैधानिक रूप से गलत है। संविधान में यही कहा गया है कि मान लीजिए आप बेवजह किसी को पकड़ नहीं सकते। आप अगर मान लीजिए किसी को पकड़ेंगे उससे पहले आपको वारंट दिखाना पड़ेगा, किस रीजन में पकड़ रहे हैं, कि क्या गुनाह क्या किया बताना पड़ेगा। गिरफ्तार भी कर लेंगे 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप मनमर्जी से पुलिस जो है आपको लंबे समय टॉर्चर रख सके, उस जो अंदर रख सके, मारपीट करे, बिल्कुल नहीं है। आप इसके लिए जो है तुरंत कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या जो भी न्यायालय है उसकी शरण ले सकते हैं। अपने विधि अधिकारी यानी कि जो कानून का जानकार है, यानी कि वकील वगैरह, उससे परामर्श ले सकते हैं। ये अधिकार है आपका। तो इनसे राज्य वंचित नहीं कर सकता है। यानी राज्य अगर ऐसे कृत्य कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो राज्य जो है संविधान के विरुद्ध है, संविधान के नियमों का पालन नहीं कर रहा है। तो यहां पर वही सब बातें बताई गई हैं कि यहां पर कहा गया है, दूसरे तरीके से कहा जाए कि हमारे अधिकार यह सुनिश्चित करते हैं कि राज्य की सत्ता व्यक्तिगत जीवन और स्वतंत्रता की मर्यादा का उल्लंघन किए बगैर काम करे। राज्य में कोई भी गतिविधि ऐसी ना हो जो किसी इंडिविजुअल यानी किसी व्यक्ति विशेष के जीवन को नुकसान पहुंचाए या फिर किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता की मर्यादा का उल्लंघन करे। यानी कि राज्य में आपने देखा होगा तमाम प्रभुत्व संपन्न लोग होते हैं, प्रभुत्व संपन्न लोग सत्ता में जब हों तो ये भी हो सकता है कि बलपूर्वक कोई नियम लगा दें, किसी व्यक्ति को नजरबंद करवा दें, किसी व्यक्ति पर टॉर्चर करवाएं। ये बिल्कुल नहीं होगा। और ये व्यक्ति अगर मान लीजिए कोई सरकार ऐसा कर रही है, ऐसा करने की चेष्टा भी कर रही है, तो उस पर उसके ऊपर न्यायालय पूरी तरह से नियंत्रण लगाने के लिए, न्यायालय पूरी तरह से दंडित करने के लिए उस व्यक्ति को पूरा अधिकार रखता है। तो यहां पर ये होना चाहिए। यहां पर बताया गया है अधिकारों के प्रकार। अब देखिए अधिकारों के प्रकार में यहां पर बताया गया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर देखा जाए तो यहां पर अधिकारों की शुरुआत जो होती है वो घोषणा पत्र बनाने से होती है। यानी शुरुआती घोषणा पत्र जो जिसे मैनिफेस्टो कहते हैं। यानी आपने देखा होगा हर पार्टी जब चुनाव में उतरती है तो अपना अपना मैनिफेस्टो जारी करती है कि हम इस मैनिफेस्टो में महिलाओं को ये अधिकार प्रोवाइड करवाएंगे, लड़कियों के लिए ये लेकर आएंगे, जो गृहिणियां हैं घर की उनके लिए ये लेकर आएंगे। एक मैनिफेस्टो जारी करती है जिसके जरिए पता चल जाता है कि भाई इनकी क्या क्या मंशा है और आने वाले सन्निकट भविष्य में ये किस तरह से कार्य करेंगे। तो यहाँ पर वही बताया गया कानून के समक्ष बराबरी, राजनीतिक प्रक्रिया में भागीदारी का हक, वोट देने का, प्रतिनिधि चुनने का हक, चुनाव लड़ने का, राजनीतिक पार्टियां बनाने का हक। तो ये सब अधिकार इनमें आ जाते हैं राजनीतिक अधिकार। राजनीतिक अधिकार में वास्तव में ये जो आप अधिकार देख रहे हैं ये सब अधिकार राजनीतिक अधिकार में ही आ जाते हैं। राजनीतिक अधिकार नागरिक स्वतंत्रता से जुड़े होते हैं। राजनीतिक अधिकारों की अगर हम बात करें तो वास्तव में राजनीतिक अधिकार जो है वो नागरिक स्वतंत्रता से जुड़े हैं। यानी कोई भी नागरिक स्वतंत्र होगा तो ऑब्वियस सी बात है अपने विवेकपूर्ण रूप से वह विवेकपूर्ण रूप से डिसीजन ले पाएगा कि हमें किसके पक्ष में मतदान करना है या नहीं करना है, किसको हमें अपना नेता चुनना है या नहीं चुनना है, हमें किसके पक्ष में खड़ा होना है या नहीं होना है, वो सोच पाएगा। और वही व्यक्ति मान लीजिए स्वतंत्र नहीं है, वो व्यक्ति किसी के दबाव में है, ऑब्वियस सी बात है वो अब निष्पक्ष रूप के मतदान नहीं कर पाएगा। नागरिक स्वतंत्रता के अर्थ में ही आपका जो आ जाता है वो ये आ जाता है स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायिक जांच का अधिकार हो। ऑब्वियस सी बात है। यानी कोई व्यक्ति किसी के साथ कोई पक्षपात ना हो, स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष हो कि न्यायिक जांच हो, विचारों को स्वतंत्र करने की अभिव्यक्ति की आज़ादी हो, हम अभिव्यक्त कर सकें, प्रतिवाद करने और असहमति प्रकट करने का अधिकार हो। यानी प्रतिवाद का मतलब ये है हम सवाल पूछ सकें। यानी कोई व्यक्ति मान लीजिए कोई सरकार गलत कर रही है और हम केवल इसी आधार पर चुप नहीं रह सकते हैं कि वो सत्ता में है, नहीं, हमें सवाल पूछने का भी हक है कि भाई आप ये कर रहे हैं इसके पीछे का रीजन क्या है। पूरा पूछने का अधिकार है। यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था में पूरा पूछने का अधिकार है। मान लीजिए वर्तमान सरकार जो प्राइवेटाइजेशन को यहाँ पे बढ़ावा दे रही है तो हम पूछ सकते हैं भाई प्राइवेटाइजेशन क्यों बढ़ावा दे रहे हो, टैक्स हमसे ले रहे हो, टैक्स इस आधार पे ले रहे हो, हमें कुछ बेसिक बुनियादी सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन आप प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हो। तो प्राइवेटाइजेशन जब आप कर रहे हो तो हम पे टैक्स क्यों दें भाई? टैक्स तो हम तभी तो देंगे कि जब आप हमारे लिए कुछ बेसिक फैसिलिटी जो है बुनियादी जो संरचनाएं मुहैया करवाओ तभी तो हम टैक्स देंगे। लेकिन अब आप जो प्राइवेट करते जा रहे हो तो हम टैक्स क्यों दें? हम कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, हमारा अधिकार है। तो यहाँ पर प्रतिवाद करना, असहमति प्रकट करना आपका अधिकार है। ये अधिकार वास्तव में आपसे कोई छीन नहीं सकता है और यही वास्तव में नागरिक स्वतंत्रता का जो अर्थ भी है यहाँ पर।
तो यहाँ पर ये जो अधिकार है नागरिक स्वतंत्रता और राजनीतिक अधिकार मिलकर ये क्या करते हैं, एक लोकतांत्रिक प्रणाली का निर्माण भी करते हैं। यानी वास्तव में अगर किसी देश में नागरिक स्वतंत्रता नहीं है, ऊपर से राजनीतिक अधिकार नहीं है, तो वो देश वहाँ पर लोकतांत्रिक प्रणाली नहीं है। जैसे चाइना का है, चाइना में आपने देखा होगा, चाइना में तमाम बार होता है कि वो डंडे के दम पर, गोली के दम पर जो अपने नागरिकों को दबाने की कोशिश करते हैं। और आपने देखा होगा वहाँ पे लोकतांत्रिक, चाइना जो अपने आप में लोकतांत्रिक होने का दावा करता है, लोकतांत्रिक है ही नहीं, केवल एक ही पार्टी रहती है सत्ता में, वो घुमा फिरा के वो हटाई जा नहीं सकती है वो। तो ये लोकतांत्रिक प्रणाली नहीं कही जाएगी। लोकतांत्रिक प्रणाली वही होगी जहाँ पर नागरिकों को स्वतंत्रता हो और उन्हें कुछ राजनीतिक अधिकार भी प्रदान हो, और सरकार की वहाँ पर जवाबदेही हो, सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही कि सरकार कुछ गलत कर रही है तो उसके पीछे की मंशा क्या है, जवाबदेह हो। तो ये यहाँ पर बहुत जरूरी है, तभी यहाँ पर राजनीतिक अधिकार इसमें सहयोग कर पाएंगे। तो ये यहाँ पर बताया गया है। राजनीतिक भागीदारी में कुछ अधिकार बताए गए हैं यहाँ पर कि राजनीतिक भागीदारी का अधिकार पूरी तरह से हम सभी अमल में ला सकते हैं जब भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य जैसी हमारी बुनियादी जरूरतें पूरी हों। यानी कि राजनीतिक अधिकार का प्रयोग हम कब कर पाएंगे, जब वास्तव में हम संपन्न हों, यानी हम रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी आवश्यकताएं वो हमारी पूरी हो रही हों, तो हम राजनीतिक भागीदार बन सकते हैं। वहीं हम फुटपाथ पर रहते हों, बुनियादी जरूरतें यानी 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल पा रहा है, तो हमारे लिए कोई राजनीतिक अधिकारों का कोई मूल्य नहीं है। समझने वाली बात है कि भाई राजनीतिक अधिकार जो है कब प्रयोग कर पाएंगे, जब हमारे पास रोटी, कपड़ा और मकान हो, तभी तो हम राजनीतिक रूप से सक्रिय हो पाएंगे, तभी तो समर्थन और विरोध कर पाएंगे किसी का। अब हमारे पास 2 वक्त की रोटी का साधन नहीं है और हम सोच रहे हैं कि भाई हम नेता बन जाएं, हम जो है अपना देश का उद्धार करें, भला करें। कैसे कर पाएंगे जब हमारे लिए खुद के लिए हमारे लिए कुछ बुनियादी जरूरतें नहीं है, बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई हमारे लिए संरचना नहीं है, तो हम दूसरों को कैसे हम जो आगे ले जा पाएंगे। तो जरूरी है कि भाई बुनियादी जरूरतों की पूर्ति हेतु पर्याप्त मजदूरी मिले, मेहनत की उचित परिस्थितियां हों, इसमें वो व्यक्ति जो है यहाँ पे सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर ये लोकतांत्रिक समाजों का परम दायित्व है कि ऐसे कुछ लोग जो कि आर्थिक रूप से अक्षम है, तो उनके लिए कुछ ना कुछ अधिकार, आर्थिक अधिकार मुहैया करवाए। आपने देखा होगा जो राशनिंग वगैरह वाली व्यवस्था की गई है वो इसीलिए की गई है, गरीबों को 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो, यानी 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल देने की व्यवस्था की गई है, वो इसी के तहत की गई है, ताकि जो गरीब हैं व्यक्ति हैं, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन वाले हैं, BPL धारक हैं, उन्हें भी आहार प्राप्त करने का, यानी उन्हें भी जो है पौष्टिक आहार प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। तो यहाँ पर ऐसा ही रखा गया है। तो ये सब चीज़ें क्या है, लोकतांत्रिक समाज का एक हिस्सा है। लोकतंत्र में पूरी जिम्मेदारी है लोकतांत्रिक सरकारों की कि वो बुनियादी जो अधिकार हैं, बुनियादी जरूरतों वाले अधिकार हैं, उनको जो है हर नागरिक तक पहुँचाए। इसमें बताया भी है बेरोजगारों के लिए न्यूनतम भत्ता वाली स्कीम है, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना वगैरह, ये सब चीज़ें इसमें रखी गई हैं। तो ये बात आप जानते भी हैं। आजकल अगर हम देखें तो आजकल बताया गया कि आजकल अधिकाधिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं राजनीतिक और अधिकारों के साथ साथ नागरिकों के सांस्कृतिक दावों को भी मान्यता दे रही हैं। हमने वर्तमान में भी देखा है हमने कि सरकारें जो हैं अभी वर्तमान में आपकी जो ट्राइब्स हैं, यानी जनजातियां हैं, जनजातियों की जो खोई हुई संस्कृति है उसको बचाने के लिए मुहिम छेड़ी जा रही है। कहा जा रहा है कि भाई जो लोग मान लीजिए अपनी अपनी ऐसी संस्कृति से बिलोंग करते हैं जो कि आदिकाल से रही है और वो अब विलुप्त होने के कगार पर है, तो सरकार प्रोत्साहित भी कर रही है कि भाई वो ट्राइब्स अपनी संस्कृति, अपनी परंपराएं बनाए रखें, उन्हें अपनी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा देने का अधिकार है, अपनी भाषा संस्कृति के शिक्षण संस्थान बनाने का अधिकार है। ये रखा भी गया है प्रबंध हमारे यहाँ संविधान में भी, इसके लिए फंडामेंटल राइट्स में भी यहाँ पर जो दिया गया है इसके बारे में। तो ये सब चीज़ें हमें मिली हुई हैं, ठीक है। यानी सांस्कृतिक, कुछ लोगों की सांस्कृतिक दावे धूमिल ना हो जाएं, ठीक है, तो उसके लिए हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें रखी भी हैं। तो यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में अधिकारों की सूची लगातार बढ़ती जा रही है। बढ़ने का मतलब ही यही है कि जैसे जैसे हमारे लिए परिवेश, जैसे जैसे परिवेश चेंज होता जा रहा है, जैसे जैसे हमारे सामने चुनौतियां आती जा रही हैं, तो उन चुनौतियों में हमारे जो है तमाम तरह के अधिकार निकल कर सामने आ रहे हैं और वो भी हमारे मानवाधिकारों का हिस्सा बनते जा रहे हैं। तो आपके ऊपर एग्जाम्पल भी दिया था मैंने। अब अधिकार और जिम्मेदारियां। अब अधिकार यानी अधिकार तो हमें मिल गए, लेकिन जिम्मेदारियां भी कुछ होनी चाहिए। तो यहाँ पे बताया गया कि अधिकार न केवल राज्य पर जिम्मेदारी डालते हैं, बल्कि यहाँ पर हम सभी पर भी जिम्मेदारी आयद करते हैं। यानी केवल राज्य पर ही जिम्मेदारी नहीं डालते हैं, किसी देश की व्यवस्था पर जिम्मेदारी नहीं डालते हैं, बल्कि हमारे ऊपर भी जिम्मेदारी डालते हैं। जैसे मान लीजिए टिकाऊ विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला मुद्दा है, इसके लिए राज्य तो कदम उठाता है, इस दिशा में राज्य तो प्रयास कर ही रहा है, इसके अलावा हमें भी प्रयास करना होगा, हमें भी जो है उसका सहयोग करना होगा, यानी कोऑपरेट करना होगा। अब जैसे काफ़ी बार ये मुद्दा बड़ा प्रबल तरीके से उठता है और काफ़ी बार इस पर मेरे इर्द गिर्द के लोग बड़ा बहस करते हैं कि भाई स्वच्छ भारत मिशन जो चलाया गया था वो क्या हुआ, सार्थक क्यों नहीं हो पाया। तमाम लोग बातें बनाते हैं, स्वच्छ भारत मिशन क्यों विफल रहा, क्या रीजन रहा, सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन का नारा देकर सरकार पैसा टकार गई, ये कर गई, वो कर गई। देखिए, कभी भी सरकार के करने से कुछ नहीं होगा, कुछ जिम्मेदारियां हमें भी करनी होंगी, कुछ जिम्मेदार हमें भी बनना होगा। अब मैं हाल आपके देश का ये बताऊं, आपके देश का हाल ये है, नई ट्रेन चले सीटें फाड़ेंगे, बेवजह सीटें फाड़ रहे हैं, नई ट्रेन चले पत्थर फेंकेंगे,
टॉयलेट वगैरह में गंदगी फैलाएंगे, जहां तहाँ थूकेंगे। आपने देखा होगा कभी ट्रेन में, आप कितनी भी साफ सुथरी ट्रेन हो, उसके कभी कॉर्नर देखना जहाँ पे विंडो एंट्री करते हैं लोग, वहां पर पीक मारते हैं, यानी पान खाकर, तंबाकू खाकर वहां पीक मारते हैं। क्या सरकार कहने आ रही है कि आप वहां उस कॉर्नर में जाके वहां पर थूको? ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बन रही है कि आपको स्वच्छ रखना है, लेकिन आप, क्योंकि हम तो आदत से मजबूर हैं, हर काम हम सरकार के ऊपर डालते हैं, फिर बाद में दोषी सरकार को ठहराते हैं, नहीं सरकार गलत है, सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो ये आदतें हमें रोकनी होंगी। सरकार ही सब कुछ नहीं कर सकती है। देखिए काफी बार क्या होता है, दंड ही हर चीज का प्रावधान नहीं हो सकता है, दंड ही हर चीज का विकल्प नहीं हो सकता है। बहुत सारी चीजें नैतिक रूप से भी सही हो सकती हैं। यानी कि हमारे समाज में तमाम बार कहा गया है कि दंड होने देना चाहिए, दंड दीजिए, यानी बार बार हर चीज के दंड दीजिए। तो हर चीज के लिए दंड अगर हम देंगे, यकीन मानिए व्यक्ति यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, मानव नहीं रह पाएगा, फिर तो वही राजतंत्र स्थापित हो जाएगा। हम नागरिक थोड़ी ना रह पाएंगे, तो राजतंत्र में आ जाएंगे, प्रजा बन जाएंगे। फिर तो प्रजा का मतलब यही था कि राजा ने कह दिया दंड मिलेगा तो दंड मिलेगा, क्यों मिलेगा, हम यहाँ पे प्रश्न नहीं उठा पाएंगे। तो नागरिक के लिए जरूरी ये है कि सरकार जिस प्रकार से हमारे लिए कार्यरत है, हमें भी उसका प्रतिफल सरकार को वापस करना चाहिए। यानी हमें भी कुछ हमारे जो अधिकार हमें मिले हुए हैं, यानी हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, नैतिक कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों का हमें निर्वहन करना चाहिए। आपको पता होगा 11 आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, यानी कि आपके 11 नैतिक कर्तव्य हैं, और उन सब कर्तव्यों में ये सब पर्यावरण के बारे में बातें लिखी गई हैं, हमारे राजनीतिक आदर्श जो रहे हैं हमारे देश के, उनके बारे में बातें लिखी गई हैं। लेकिन वही बात है कि हम नहीं मानने वाले हैं, हम क्यों मानेंगे? और मैंने इस बारे में बहुत पहले भी बोला है कि लोग हमेशा अपनी सरकारों को दोष देते हैं, लेकिन कभी अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखते हैं कि हम गंदगी कहाँ फैला रहे हैं। आप सरकार कहने नहीं आ रही है, लेकिन आप जो कुछ कर रहे हैं उससे आपको भी नुकसान पहुंच रहा है। और वैसी बात है, सरकार को तो हो ही रहा है, सरकार को तो यहाँ पे होगा ही होगा, सरकार तो कर ही रही हो पाए, लेकिन सार्थक तभी होगा जब हम भी जिम्मेदार बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली बात बताई गई है, हम जानते हैं इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी बात अधिकार की है। एक तो ये अधिकार की पहली बात तो ये निकल के आ गई, केवल राज्य यहाँ पे राज्य ही नहीं कर सकता, आपको भी जिम्मेदार बनना होगा। पहली बात तो ये निकल के आ गई कि केवल सरकारी यहाँ पर सरकारी हर चीज के लिए जिम्मेदार नहीं है, इस दिशा में आपको भी प्रयास करना होगा, यानी हमें और सरकार दोनों को मिलकर करना होगा। तभी यहाँ पर हमारा जो है, यहाँ पर जो कुछ हम बचाना चाह रहे हैं तभी बचेगा। दूसरी बात यह है, अधिकार से यह अपेक्षा करते हैं कि मैं अन्य लोगों के अधिकारों का सम्मान करूं। दूसरी बात यानी क्या है, यानी हमें अधिकार मिले, इसका मतलब ये नहीं है कि हम असीमित हो गए, यानी हमारी शक्तियां असीमित होंगी, नहीं। हम तभी है, हम दूसरे के अधिकारों का भी सम्मान करें, गिव रेस्पेक्ट गेट रेस्पेक्ट वाला जो है यहाँ पर रखें, तो जिससे क्या होगा, हमें भी दिक्कत नहीं होगी, सामने वाले को भी दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर वही सब चीजें यहाँ पे बताई गई हैं, यानी हम दूसरों के अधिकारों का भी सम्मान करें। यानी ऐसा नहीं है अव्यक्ति स्वतंत्रता में मिली है तो हम केवल इस्तेमाल कर रहे हैं, और मान लीजिए हमारे घर में हमारी धर्मपत्नी ने या फिर हमारे बच्चों ने कोई बात कह दी, तो वो बात हमें हजम नहीं हुई, हमने जो है उन बच्चों को डांट दिया, मार दिया, पीट दिया। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यानी हमें भी अधिकार जो मिले हैं वो हमारे बच्चों को भी मिले हैं, हमारी घर में जो रहने वाले माता पिता उन्हें भी अधिकार मिले, उन्हें भी कहने का हक है। तो यही जरूरी है कि अधिकारों से अपेक्षा यही होगी कि हम दूसरों के अधिकारों का भी सम्मान करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यानी यहाँ पर वही लिखा है, चुनने की आज़ादी है, चुनने की स्वतंत्रता, पसंद है, कपड़े, संगीत, यानी एक परिवार के वही बताया गया है। तो अधिकारों में यहाँ पर ऐसा नहीं है असीमित तौर पर आप भड़काने का काम करें, हत्या के लिए भीड़ को उकसाने का काम करें, ये सब काम नहीं कर सकते हैं आप, ये सब काम आप नहीं कर सकते हैं। इस तरह के कामों का अधिकार आपको नहीं मिला है। यानी अधिकार, मेरे अधिकार सबके लिए बराबर है और एक ही अधिकार के सिद्धांत से सीमाबद्ध है। सीमाबद्ध का मतलब ये है कि बाउंड्रीज हैं, उन बाउंड्रीज से ऊपर आप नहीं निकल सकते हैं। यानी कि आप अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आप देश तोड़ने की बात करें। आप ये नहीं कह सकते कि भाई भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, ये बात आपने नारा सुना होगा, काफ़ी सुर्खियों में रहा था, तो ये आपको कहने का हक नहीं है। समझे नहीं किस तरह से हमारे जो आदर्शों ने, हमारे जो राजनीतिक आदर्शों ने इस देश को दिन रात करके अपने लहू से सींचा है, और आज आप इसे तोड़ने की बात करते हैं, तो वास्तव में वो आपकी अव्यक्ति स्वतंत्रता नहीं मानी जाएगी, आपको गद्दारी करार दिया जाएगा, आपको देशद्रोही करार दिया जाएगा। तो ये बात आप हर किसी को जान लें कि हम जिस देश में पले बड़े हैं, जिस देश का नमक खाया है, जिस देश की मिट्टी में पले बड़े हैं, तो उससे प्रेम करना हमारा परम कर्तव्य है। अगला है यहाँ पर, टकराव की स्थिति में हमें अपने अधिकारों को संतुलित करना होता है। यानी कि तमाम बार ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि भाई टकराव की स्थिति है, यानी अभिव्यक्ति आज़ादी मेरा अधिकार है, मुझे तस्वीर लेने का अधिकार है, तस्वीर मैं ले सकता हूं, अपनी खींच सकता हूं, लेकिन कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई महिला है, उसकी नहाते हुए तस्वीर लूं और उसे वायरल कर दूं, तो ये गलत है। ये क्या है, ये उसके गोपनीयता का अधिकार का उल्लंघन होगा। यानी कि मान लीजिए जिस व्यक्ति की हमने नहाते हुए तस्वीर ली है और उसे मैंने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, तो क्या होगा, ये क्या है, ये इस व्यक्ति की हमने जो गोपनीयता का अधिकार, प्राइवेसी का अधिकार था, उसका हमने उल्लंघन किया है, तो इसके लिए मुझे सजा जरूर मिलेगी।
तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि हमें अपने अधिकारों को संतुलित करना होता है, यानी संतुलन स्थापित करना है, असीमित अवस्था में नहीं पहुंच जाना है, एक दायरे में रहकर अपने अधिकारों का पालन करना है। लोकतंत्र में हमसे अपेक्षा यही करी जाती है कि हमें एक दायरे के अंदर रहकर अपने अधिकारों का पालन करना है। तो यहाँ पर चौथा बताया गया है कि नागरिकों को अपने अधिकारों पर लगाए जाने वाले नियंत्रणों के बारे में चौकस रहना है। चौकस का मतलब क्या होता है, तमाम बार सरकार ऐसी आ जाती हैं, जैसे 1975 का स्थिति आपने देखी, 1975 की स्थिति, 1975 में राजनीतिक सनक की वजह से आपातकाल लगा दिया गया। आपातकाल के दौरान आपने देखा भी था, अगर आप इमरजेंसी को पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा, बेवजह आपातकाल लगा दिया गया। तो यहाँ पर काफ़ी बार हमारे लिए इन सब चीज़ों के लिए चौकस भी रहना पड़ता है कि मान लीजिए कोई दम्भी सरकार आ जाए, कोई निरंकुश सरकार आ जाए और वो इस तरह की कृत्य करे कि भाई राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दे या फिर कुछ और ऐसी चीज़ें बताएं कि भाई कि राष्ट्रीय सुरक्षा में समर्थन करें, तो हम यहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, ये है वो है, हम ये अधिकार खत्म कर रहे हैं, ये खत्म नहीं किए जा सकते हैं। ये इस बारे में न्यायालय भी टिप्पणी कर चुका है, यानी कि इन सब के प्रति हमें तो चौकस रहना ही रहना है। और इसके बावजूद भी सरकार अपनी मनमर्जी चलाती है, तो उस स्थिति में आप जो है न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब जैसे बताया गया कि क्या आतंकी बमबारी की धमकी का सामना करते राष्ट्र को अपने नागरिकों की आज़ादी छीन लेने की आज़ादी दे सकता है? क्या संदेह के आधार पर किसी को गिरफ्तार करने की अनुमति है? क्या उसे लोगों की चिट्ठियां देखने, फोन टेप करने की छूट दी जा सकती है किसी सरकार को? तो ये सब प्रश्न पूछे गए हैं कि भाई सरकारों के भी असीमित अधिकार नहीं है, सरकार को भी एक लिमिटेड दायरे में रहकर काम करना है। नहीं, सरकार ऐसा नहीं है अपनी मनमर्जी से किसी के भी फोन टेप करवा ले, किसी की गोपनीयता में झांक कर देखे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी हमें शक के आधार पर हो सकता है कि भाई कोई व्यक्ति संलिप्त हो किसी जो है देश विरोधी गतिविधि में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी व्यक्तियों को उसी एक तरीके से हाँकेंगे आप, नहीं। सभी व्यक्तियों को यहाँ पर जो अधिकार मिले हुए हैं उनको सुनिश्चित करना किसका जो है कर्तव्य है, यानी सरकारों का और कानून का। तो इन दोनों का जब तक समर्थन नहीं मिलेगा तब तक हमारी मानव अधिकारों की जो परिकल्पना है, मानवाधिकारों की जो प्रस्पुष्टि है वो पूरी नहीं होगी। जरूरी है ये दोनों चीज़ें, ये दोनों जो तंत्र हैं अपनी व्यवस्था को पूरा तरह से कायम करने की कोशिश करें। और हमारी भी जिम्मेदारी यही बनती है नागरिक होने के नाते कि हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन जरूर करें, यानी कि जो हमारे कर्तव्य हैं उनका निर्वहन करें। और मैंने आपको पहले ही बताया था यहाँ पर कि भाई हमें असीमित अवस्था में नहीं जाना है, यानी कि भाई मैंने विलियम शेक्सपियर का डायलॉग आप याद कीजिए कि कहने को तो मेरा शरीर स्वतंत्र है, लेकिन मैं चाहकर भी अपने हाथों को पीछे और पैरों को आगे नहीं मोड़ सकता हूं। यानी कि हमारा शरीर स्वतंत्र जरूर है, लेकिन फिर भी एक इसकी सीमाएं हैं, उन सीमाओं से परे हम नहीं जा सकते हैं। तो वही सीमाओं में आपको भी रहना है और हमें भी रहना है। सरकारों को भी यही हिदायत दी जाती है कि आपको जो सीमा में आप कार्य करना है उसी सीमा में रहकर आपको कार्य करना है, उससे ऊपर नहीं जाना है। और उससे ऊपर अगर आप जा रहे हैं तो वो लोकतांत्रिक समाज का निर्माण नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर लोकतांत्रिक समाज के निर्माण के लिए जरूरी है कि हमें सीमा में रहकर उन अधिकारों का यहाँ पर जो है उल्लंघन नहीं करना है, उन अधिकारों का पालन करना है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, छोटा सा ही चैप्टर था। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो चलते चलते मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप लोग लगातार वीडियो देखते रहिए। साथ ही साथ जो करंट अफेयर्स का मैम का वीडियो आ रहा है उसे मिस बिल्कुल ना करें, क्योंकि मैम वहाँ पर एक ज़बरदस्त मेहनत करके ला रही हैं वीडियो। तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। और देखिए, कुछ अभ्यर्थियों ने मुझसे प्रश्न पूछे थे कि सर क्या करंट के नोट्स बनाना जरूरी है? देखिए, करंट्स में क्या क्या होता है, कभी कभी कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे आ जाते हैं। जैसे अभी क्या है, मैंने अभी देखा कि 2020 वाले जो नोबेल प्राइज़ के नाम हैं वो नाम डिक्लेयर हुए हैं, यानी 2020 के नोबेल प्राइज़ के जो नाम है वो डिक्लेयर हुए हैं। तो नोबेल प्राइज़ का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा होता है कि तमाम एग्जामों में पूछा जाता है ये। तो नोबेल प्राइज़ वाली चीज़ें हैं, अपनी डायरी पे कहीं नोट कर ली, ये इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे दो चार जो चीज़ें हैं, दो चार चीज़ें, जैसे अपने देश में भी कभी कभी क्या होता है, पद्म जो आपका देखेंगे भारत रत्न दिया जाता है किसी साल किसी व्यक्ति को, क्योंकि सर्वोच्च पुरस्कार है। खेल रत्न दिया जाता है, साहित्य अकादमी अवार्ड दिया जाता है। तो ऐसे जो कुछ चीज़ें हैं, ऐसे जो प्रश्न हैं, उन्हें अपनी डायरी पर नोट डाउन कर लिया कीजिए। और अंतिम क्षणों में किसी भी एग्जाम में जाने से पहले इन प्रश्नों, यानी इनकी जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए, इनके बारे में अगर आप देख लेंगे तो यकीन मानिए आपके अच्छे एक नोट्स भी बन जाएंगे और आपका एक इंपॉर्टेंट फैक्ट वाला मटेरियल भी आपके पास अवेलेबल होगा उस समय। यानी आपको किसी की ओर देखना नहीं पड़ेगा कि हमें क्या करना है, एंड टाइम पे क्या पढ़ना है। आपकी जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं अगर आपने लिखी होंगी तो आपको ये बहुत हेल्प देंगी। तो आप इस तरह की चीज़ों को नोट डाउन कर लिया कीजिए जो आपको इस तरह की चीज़ें दिख जाएं। लेकिन सभी के नोट्स बनाना पॉसिबल नहीं है, उसके लिए मैंने विकल्प भी बता दिया है कि आपको कहाँ से पढ़ना है, कौन कौन सी मैगजीन से पढ़ना है, वो भी मैंने बता दिया है। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।